हेलो एवरीवन, मैं सुरभि जायसवाल लॉ एकेडमी भोपाल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। हम आपसे केस लॉ संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे, उनकी ब्रीफिंग एंड फाइंडिंग्स बताएंगे। अभी हमने ये देखा है कि MPCJ के एग्ज़ाम में केस लॉ का नाम दे देते हैं और ऑप्शन में सब विषय पूछ लेते हैं कि यह केस लॉ किस विषय से संबंधित है। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। आई होप you are going to like it. It will be very interesting and beneficial for your examination purpose. So let's start here. Today case is under Constitution. Case name is INRI Peri Kasangra case. It becomes very important to know that what INRI means. INRI means in reference to the President. When President under Article 143 of the Constitution uses his power to consult Honorable Supreme Court in any matter where question of law or question of fact arises. So very shortly I'll brief you about fact of the case. पेरी कसांग्रा नामक व्यक्ति जो कि कीनिया का नागरिक है, वो भारत में 2007 में दिल्ली के एक महिला स्मृति के साथ विवाह रचाते हैं। 2009 में उनके पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम आदित्य कसांग्रा रखा गया। आदित्य जो है 2009 से 2012 तक अपनी माता स्मृति के साथ ही दिल्ली में निवास करते हैं। 2012 में पेरी कसांग्रा जो है अपने पुत्र की कस्टडी का केस जो है वो दिल्ली के साकेत कोर्ट में फाइल करते हैं और 2018 में साकेत कोर्ट जो है इस पिटीशन को सुनते हुए कस्टडी अलाउ कर देती है और पेरी को दे देती है। स्मृति जो है इस निर्णय के साकेत कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय के अगेंस्ट में दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत करती है। दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है वो इस अपील को सुनते हुए साकेत कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि कर देते हैं और कस्टडी जो है वो पेरी के पास ही सुनिश्चित रखते हैं, परंतु उनकी माता स्मृति को आदित्य से मिलने का अधिकार प्रदान करते हैं। स्मृति जो है उच्च न्यायालय के अगेंस्ट में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपील प्रस्तुत करती हैं जिसको 3 बेंच जजेस सुनते हैं एवं 2-1 की मेजॉरिटी से निर्णय देते हैं। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय जो है वो दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को कंफर्म करते हैं एवं कुछ और ऑर्डर्स पारित करते हैं जो कि इस प्रकार है। स्मृति के हितों में अधिकारों की सुरक्षा के लिए पेरी को निर्देश दिया जाना आवश्यक है कि वो नैरोबी के संबंधित न्यायालय से एक मिरर ऑर्डर प्राप्त करेगा जिसमें इस न्यायालय के द्वारा इस निर्णय के निर्देश अंतर्विष्ट होंगे। मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय जो डिसीजन दे रहे हैं उसमें जो भी ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस हैं वो सेम ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस नीबिया के एक उच्च न्यायालय द्वारा भी पारित होना चाहिए और वो 2 हफ्ते के अंदर उच्चतम न्यायालय में जमा होना चाहिए। ऐसे आदेश उन बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए पारित किए जाते हैं जो एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में ले जाया जाता है। यहाँ पे आदित्य की जो है वो जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहा था, वो दिल्ली से कीनिया जा रहे थे, तो ऐसे बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए मिरर ऑर्डर प्राप्त कर लेना अति आवश्यक हो जाता है। आगे उच्चतम न्यायालय ने अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पेरी को कोर्ट में 2 करोड़ रुपए 2 साल के लिए जमा करने के लिए कहते हैं और यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि पेरी जो है कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों को पालन कर रहे हैं तो वो विथ इंटरेस्ट अपना धनराशि वापस ले सकते हैं। पेरी को अपने पुत्र आदित्य का कीनियाई पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा जिसमें स्मृति जो है हर तरीके से सहयोग करेंगी। स्मृति जो है हफ्ते में एक बार अपने पुत्र आदित्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 घंटे तक बात कर सकेंगी एवं उनका पुत्र जो है अपनी माता से बात करने के लिए कभी भी स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रहेगा। वर्ष में एक बार जब स्कूल का हॉलीडेज लगेगा तो स्मृति जो है अपने पुत्र आदित्य के साथ हॉलीडेज स्पेंड कर सकेंगी, या वो कीनिया में करें या वो भारत की दिल्ली में करें, उसका सारा एक्सपेंडिचर जो है वो पेरी वहन करेंगे एवं दोनों पक्ष अपने अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के संबंध में इस न्यायालय में अंडरटेकिंग जमा करें। बाद में स्मृति जो है उच्चतम न्यायालय में एक एप्लीकेशन प्रस्तुत करती हैं कि पेरी जो है कोर्ट द्वारा दिए गए डायरेक्शंस एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन को सुनते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि पेरी जो है जानबूझकर कीनिया के उच्च न्यायालय से मिरर ऑर्डर प्राप्त करने में न्यायालय को झूठा और गलत सूचना दिया, स्मृति को आदित्य से बात कराने एवं मिलाने के लिए इनकार कर दिया एवं उच्चतम न्यायालय में जो एडवोकेट उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे भी अपना केस वापस ले लिया एवं उच्चतम न्यायालय में यह शपथ पे कथन भी कह दिया कि इस न्यायालय को इस मामले का कोई भी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस एप्लीकेशन को सुनते हुए एवं अपने पूर्व में दिए गए सभी आदेशों को
एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए सारे ऑर्डर्स को रिकॉल करते हुए पेरी को दिए गए कस्टडी के केस को निरस्त घोषित कर देते हैं एवं प्रारंभतः शून्य घोषित कर देते हैं। आगे पेरी द्वारा जमा कराए गए 2 करोड़ रुपए में से 25 लाख रुपए स्मृति को वाद व्यय के रूप में दिलाया जाता है और बची हुई धनराशि जो है वो कोर्ट में यथास्थिति जमा रखी जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय सीबीआई को भी ये निर्देश दे देते हैं कि पेरी के अगेंस्ट में एक क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए और आदित्य की जो कस्टडी है वो स्मृति को दिलाई जाना सुनिश्चित करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री भारत सरकार एवं इंडियन एम्बेसी कीनिया को भी यह निर्देश देता है कि सारे सहयोग स्मृति के करे जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय जो है वह स्व प्रेरणा से सुओ मोटो पावर का यूज करते हुए पेरी कसांगरा के अगेंस्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का भी केस दर्ज करती है और अनेक तिथियों पे जब पेरी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का दोषी पाते हुए निर्णय भी दे देती है, जो कि इस प्रकार है। इन रिकॉर्ड ये पाया जाता है कि कंटेम्प्टर ने इस न्यायालय का न केवल सिविल अवमानना किया है अपितु क्रिमिनल अवमानना भी किया है। अतः कंटेम्प्टर को दोनों मामलों में अलग अलग 6 माह का कारावास एवं 12,50,000 रुपए के जुर्माने की धनराशि से दंडित किया जाता है। कुल जुर्माने की 25 लाख रुपए की धनराशि के भुगतान में चूक होने में 1 माह का अतिरिक्त कारावास अधिरोपित और जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता स्मृति कसांगरा को दिलाई जाने का भी निर्देश देता है। अब यहाँ पे यह जानना जरूरी हो जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होता क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट 1971 एक्ट के अंतर्गत में यह स्थापित है, यह स्टैब्लिश है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष कोई झूठा कथन कहता है या न्यायालय को धोखा देने का प्रयास करता है या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का दोषी होता है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट 1971 एक्ट के अंतर्गत में 2 प्रकार के कंटेम्प्ट बताए गए हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सेक्शन 2B जो है वो सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बात करती है और कहती है कि यदि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा करना या न्यायालय द्वारा न्यायालय से किए गए किसी वचनबंध का जानबूझकर भंग करना अभिप्रेरित है। सेक्शन 2C जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में बात करती है एवं कहती है कि ऐसे किसी भी बात का चाहे बोले गए या लिखे गए या शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेणों द्वारा या अन्यथा प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य ऐसे कार्य करना अभिप्रेरित है। तो यहाँ पर हमने बहुत शॉर्टली फैक्ट ऑफ द केस, फाइंडिंग्स डिस्कस कर लिए। आई होप कि आज का आपको केस समझ में आ गया होगा। आगे और भी अच्छे केस लॉस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।